शुरू करते हैं आज अध्याय 3 है इकोनॉमिक्स का आर्थिक विकास एवं समृद्धि। पहला प्रश्न है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? एकत्रित करने का कार्य किसका है? तो और किसी का नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को है ना। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का काम है, हम जानते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का काम है, एनएसओ का और भारतीय रिजर्व आरबीआई का, है ना। चलिए आगे चलें, इसके डिटेल की बात करते हैं। तो डिटेल में सुनिए, भारत में पूंजी निर्माण की अगर बात होगी तो भारत में जो पूंजी निर्माण के आंकड़े की अगर बात करेंगे तो आंकड़े एकत्रित करने का कार्य जो है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा किया जाता है। जो भी निर्माण किया जाएगा, पैसे की बात हो रही है, उस आंकड़े को अगर एकत्रित करना, एकजुट करना है तो काम है आरबीआई को और एनएसओ को। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सुनिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय औद्योगिकी उत्पादन सूचांक जिसे आईआईपी बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचांक मतलब जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीआई, और है वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण जिसे एएसआई बोलते हैं, आदि से संबंधित आंकड़ों का भी संकलन एवं प्रकाशन करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? संकलन और प्रकाशन करता है। हम याद करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, सुनिए, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है? तो परिचायक की बात करेंगे, परिचायक की अगर बात करते हैं तो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे सुनिए, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का परिचायक माना जाता है, मतलब आर्थिक ग्रोथ माना जाता है। आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय मतलब रियल जो इनकम होता है में वृद्धि से है। रियल इनकम के वृद्धि से संबंधित है ये कौन? आर्थिक समृद्धि। अब चलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन की बात करेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब यहाँ पे उत्पादन बोलने का आदत है इसलिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अब सोचिए, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, तो ये दोनों में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अगर हो रहा है उसी को हम कहेंगे इकोनॉमी ग्रोथ कहेंगे, आर्थिक समृद्धि कहेंगे। जबकि अगर और बात करेंगे, और क्या बात करेंगे सुनिए, और अगर हमको बात करना है तो सुनिए, जबकि आर्थिक विकास की अगर बात होगी, किसकी बात होगी? आर्थिक विकास की बात होगी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात होगी तो जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगर आर्थिक विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी तो हमारे जीवन का जो गुणवत्ता है, गुणात्मक परिवर्तन है, उसी को प्रदर्शित करेगा और कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन की बात हो रही है कि आर्थिक सुधारों में भाग नहीं है। तो सेकंड जनरेशन की बात कर रहा है, उसमें आर्थिक सुधारों का भाग नहीं है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक प्रणाली के सुधार में जो है यही आपका जो है भाग में हिस्सा नहीं आता। नहीं तो तेल के क्षेत्र में द्वितीय जनरेशन में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र की बात होगी, शासकीय हो, ये सब क्षेत्र में आएगा, सेकंड में आएगा, लेकिन न्यायिक प्रणाली के सुधार में या सुधार से कोई मतलब नहीं है, है ना। न्यायिक प्रणाली के सुधार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे चलिए जानते हैं क्यों नहीं है। सुनिए, न्यायिक प्रणाली की अगर बात करें जिसे जुडिशियल सिस्टम कहते हैं, है ना, तो न्यायिक प्रणाली में हुए सुधारों को छोड़कर शेष सभी विकल्प सरकार द्वारा ही चिन्हित होता है, जो कि आर्थिक सुधारों की द्वितीय पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। समझ गए? तो आर्थिक सुधारों की द्वितीय पीढ़ी के भाग माने जाते हैं कौन? तो ये हमारा चिन्हित किया गया है,
ठीक है? मतलब जो सारा विकल्प आप देख रहे हैं 3 विकल्प, वो सारा हमारा सेकंड जनरेशन में आता है, लेकिन न्यायिक प्रणाली को छोड़कर, ठीक है? चलिए, इन सुधारों का उद्देश्य समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। जितने भी समावेशी, जितने भी ये सब जुड़ा हुआ है समाज से एक तरह से, सामाजिक तौर पे, तो वही तो है समावेशी विकासों के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। वर्तमान समय में अगर बात करें, वर्तमान समय में बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सुनिए, भारत में तृतीय पीढ़ी की भी बात करेंगे। तो भारत में तृतीय पीढ़ी मतलब थर्ड जनरेशन के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में है। सेकंड जनरेशन अगर होगा तभी तो आपका तृतीय पीढ़ी भी काम करेगा। और याद रखना है कि जिसमें वस्तु एवं सेवा कर या दिवालिया कानून तथा मुद्रा बैंक का गठन आदि शामिल किया गया है ना? तो ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि न्यायिक प्रणाली क्या है, तो थर्ड जनरेशन में आता है, ये ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? देखिए, वस्तु एवं कर की बात होगी, या दिवालिया कानून है तो उस पे कानून बनाएगा तो न्यायिक प्रणाली से संबंधित है। मुद्रा बैंक का गठन करेगा तो न्यायिक प्रणाली से, तो ये थर्ड में आएगा। चौथे प्रश्न की अगर बात करें तो आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास सामान्यता युगमित होता है। क्या होता है? सामान्यतया युग्मित होता है। सामान्यता कहिए या सामान्यतः कहिए, युग्मित होता है। अब युग्मित होता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा चौथे नंबर का? तो बी होगा, मुद्रास्फीति के साथ होता है। किसके साथ होगा? ये मुद्रास्फीति के साथ होगा। आर्थिक विकास की बात है, चलिए हम जानते हैं ये बी नंबर क्या है। आर्थिक विकास के साथ साथ जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। खरीदारी में भी होगा, क्रय में भी होगा, और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अब क्रय तो बनेगा ना, क्रय में वृद्धि होगा तो मांग तो डिमांड बढ़ेगा ना, पैसा आएगा तो भाई खर्चा तो करिएगा ना। इस तरह से याद करिए। इसी कारण आर्थिक विकास को समानता मतलब समान रूप से रखा जाता है। सामान्यतः मुद्रास्फीति के साथ युग्मित किया जाता है। युग्मित का मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ा हुआ मतलब सम्मिलित किया जाता है। युग्मित मतलब वही हुआ, सम्मिलित किया जाता है, मतलब इन्फ्लुएंस ऐसे बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस मुद्रास्फीति को बोला जाता है। अब अस्फीति की अगर बात करें, अपस्फीति, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, या अस्फीति की बात करें, अस्फीति की बात करें, ठीक है, कि विपरीत परिस्थिति है। मुद्रास्फीति जो है ये तो हम जान गए, सुन लीजिए। अब अस्फीति की बात करेंगे। और अस्फीति, तो अस्फीति अस्फीति की विपरीत मतलब उल्टा परिस्थिति है, जिसमें वस्तुओं की कीमत एवं मांग में एक समान व सतत गिरावट दर्ज की जाती है। मतलब मांग में जो है एक समान रहेगा और सतत गिरावट दर्ज की जाती है। मांग समान रहेगा लेकिन गिरावट आते रहेगा, ये हो। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। क्योंकि देखिए, ज्ञान जो है आप लोगों के पास ज़्यादा है, क्योंकि आप जितनी तैयारी करते हैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, वास्तविक सच ये है कि आप पढ़ रहे हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आपसे ज़्यादा ज्ञानी मैं भी नहीं हो सकता, सच ये है, ठीक है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और माध्यम के हिसाब से मैं रटवा सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ, बस उस तरीके के माध्यम में बना हूँ। तो अगर जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, तो सिर्फ आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि भाई आप उस मार्ग को समझें, उस मार्ग की ओर जाएँ और क्वेश्चन अगर आए तो टिक लगा के आ जाएँ। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर सुन लीजिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे जिसे इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया कहेंगे। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री के आर्थिक विभाग द्वारा किया जाता है, मतलब वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगर बात करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वित्तीय वर्ष की विकास की
प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति, योजनाओं एवं उसके संभावित परिणामों के विवरण के साथ ही अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान एवं नीतिगत स्तर की चुनौतियों से संबंधित विस्तृत सूचनाएं सम्मिलित रहती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए। अगर मान लीजिए आर्थिक सर्वेक्षण के अगर मान लें कि पिछले अगर वित्तीय वर्ष के अगर विकास की बात करेंगे तो पिछले वर्ष से जोड़कर बनाया जाता है, उसकी प्रवृत्ति को लेकर, और फिर उसके बाद योजना के तहत और जो संभावित होने चाहिए, जो परिणाम होने की संभावना है उसका विवरण उससे जोड़कर पूर्वानुमान लगाकर ये नीतिगत सूचनाएं सम्मिलित की जाती है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न की बात करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या है? तो छठा प्रश्न सुनिए। छठा प्रश्न है कि किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि देश में पूंजी निर्माण होता है। अब सबसे पहले पूंजी निर्माण ही हम लोग पढ़े हैं। अगर वृद्धि होगा तो पूंजी निर्माण होगा, तभी तो होगा वृद्धि, है ना। तो चलिए जान लीजिए फिर से। तो अर्थशास्त्रियों की बात कहा जाए, जो इकोनॉमिकल जो गुरुजी होते हैं, है ना, अर्थशास्त्री कौन? गुरुजी जो बता के गए हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार सोचिए ने पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है भाई। हमारे जो अर्थशास्त्र के जो गुरुजी लोग हैं, जो लिखे हैं, जो बताए हैं, उनके अनुसार बताया गया है कि पूंजी निर्माण को अगर देखें, जो इनकम की बात हो रही है, पूंजी मतलब पैसा वैसा की बात हो रही है, पूंजी निर्माण को अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण है। अब आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमी अगर सुधारना है तो पूंजी निर्माण होगा था ना, पैसा होगा था ना, पूंजी होने पैसा है। चलिए पूंजी निर्माण पैसा मतलब कि सब चीज आ जाता है ना। चलिए आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे। अब ग्रोथ की बात होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए। तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो एक निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय मतलब रियल इनकम में जो है वृद्धि से है। किससे है? वृद्धि से है। तो अगर मान लीजिए आप कमा रहे हैं पैसा कमाइएगा तो ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ होगा तभी तो होगा कि भाई एक अच्छा इनकम होगा, वृद्धि होगा, आपके लाइफ स्टाइल चेंज होंगे, आप जीवन बस जिएंगे। अगर नौकरी हो जाता है तो अचानक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका पद बढ़ जाता है, आपके आसपास लोग आने लगते हैं, आपको खोजने लगते हैं, है ना, आपका जो है वास्तविक रूप दिखता है, आपकी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयाँ देखने लगते हैं। तो ये सब भी तो पूंजी में ही समझिए सम्मिलित है ना। ये समझाने के लिए तो समझा रहा हूँ कि कहने का मतलब अगर वास्तविक इनकम होगा तभी तो वास्तविक इनकम क्या है? तभी तो आर्थिक ग्रोथ होगा। आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। चलिए ये हुआ, आगे चलें। और एक चीज जान लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पादन की बात करिएगा, मतलब उत्पाद की बात करिएगा, और घरेलू उत्पाद की बात करिए, मतलब जीएनपी की बात करिए और जीडीपी की बात करिए। ये दोनों नहीं रहेंगे और तथा प्रति व्यक्ति आय, जो हर इंसान का जो आय है, इनकम है, में अगर वृद्धि होने लगे तो उसी को तो कहेंगे आर्थिक समृद्धि। मतलब आपके पास पैसा आने लगेगा, आपके घर में हर इंसान के पास पैसा आने लगेगा, तो आप हुए कि नहीं मजबूत, इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ हुआ कि नहीं। तो यही तो बोल रहा है ये, है ना। यस, ये हुआ याद। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न याद हो रहा है कि नहीं जरूर बताइएगा। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है सुनिए। सातवां प्रश्न है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है। तो सैद्धांतिक रूप से अगर देखें, मतलब सिद्धांत रूप से, प्रिंसिपल रूप से देखें हम लोग, तो आर्थिक विकास की अगर कल्पना की जाती है, मतलब कल्पना कीजिए, आप एकदम कल्पना में डूब जाइए, तो इसमें जो है किसे साधारणतः शामिल नहीं करिएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना कि किसको शामिल नहीं करेंगे। तो हम भाई विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि हो रहा है, इससे हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इससे करिएगा तो और तो कर्जे में है ना, और कर्जा में चलिएगा कैसे, अब चलिए जानते हैं। ये बस मैंने जोक करने के लिए बोल दिया, ठीक है। आप सुनिए क्यों नहीं शामिल होगा। तो आर्थिक विकास में अगर बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे पर कैपिटल जीएनपी, मतलब प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति का बात करते हैं, जीएनपी में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। ये हुआ आर्थिक विकास में। और इसमें अगर देखें तो विश्व बैंक
अथवा किसी बाह्य या आंतरिक अभिकरण, मतलब एजेंसी की बात हो रही है, बाहरी एजेंसी हो या आंतरिक एजेंसी हो, तो विश्व बैंक जो है क्या है, बाहरी एजेंसी मानते हैं, द्वारा लिए गए ऋण, पुरानी वस्तुओं के क्या कहते हैं, बिक्री से प्राप्त धन आदि को शामिल नहीं किया जाता। तो हम जो कर लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो कोई वस्तु को देकर ही लेते हैं ना, तो वही बात हो गया ये, समझ गए? तो ये शामिल कैसे होगा, इससे फायदा थोड़ी हो रहा है, इसमें तो हमको घटा है। चलिए, कोई दिक्कत? अब 8वें प्रश्न की हम बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो वो हमारा डी नंबर होगा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी में जो है, कमी जो है वही हमारा लक्षण नहीं है। अब लक्षण नहीं है तो चलिए जानते हैं, तो सुनिए, भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र है। हाँ भाई, परिपूर्ण है भाई, प्राकृतिक संसाधन हमारे भारत में बहुत अच्छा है। अतः प्रश्न प्रश्नगत मतलब क्वेश्चन के अनुसार विकल्पों में विकल्प डी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक क्या है, लाक्षणिक गुण नहीं है। लाक्षणिक गुण नहीं है मतलब लक्ष्य के हिसाब से ये गुण नहीं है। समझ गए? लक्ष्य होता है ना, जैसे कि मान लीजिए श्रम की न्यून कार्य क्षमता है, जितना श्रम करेगा उस हिसाब से पैसा उसा बढ़ता है, या इतने घंटे काम करिए तो इतना हुआ। तो ये सब जो है ये जुड़ा हुआ नहीं है प्राकृतिक संसाधन। शेष 3 विकल्प जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य, लक्षणिक मतलब लक्ष्य गुण है, जो एक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है। ये विकास और चल सकता है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, सुनिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का सबसे उपयुक्त मानक है उस देश का, क्या देश का बताइएगा? तो ये है जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसे PCI बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम, ऐसे याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय हुआ वही हुआ ना। चलिए आगे चलें, अब इसका डिटेल जानिए, सुनिए। साधन मतलब कारक, कारक को ही साधन कहते हैं। साधन लागत कहिए या कारक लागत कहिए। तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब NNP की बात हो रही है, FC लगा दीजिएगा। अर्थात राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय, कितना प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। मतलब NNP से मतलब क्या करिएगा, कुल जनसंख्या में भाग दे दीजिए, या राष्ट्रीय आय के जो देश का कुल जो आय है उससे भाग दे दीजिए, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, हर CPI निकल जाएगा, है ना। और प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्रय शक्ति, क्रय विक्रय होता है ना, उसे क्रय शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। विक्रय बेचने का, क्रय मतलब खरीदने की शक्ति बताता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय देश की आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं को मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है, PCI जो है बहुत अच्छा माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना। चलिए 10वां प्रश्न क्या है, सुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, ठीक है। आप देखिए सूची 1 सूची 2 में अगर मिलान करें तो आर्थिक विकास की बात करेंगे तो ये हमारा संरचनात्मक परिवर्तन है जो कि चौथे नंबर, और ये B और D दिख रहा है। आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा सकल घरेलू GDP में चला जाएगा, ठीक है, ये भी बात सही है। तो आपका इसमें आ गया, तो ये चौथे नंबर आपका जो है D नंबर सही है। और ये जो है आपका दूसरा पर्यावरण आ जाएगा, और ये जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य पे आ जाएगा, ये ही हो गया। चलिए आगे चलें, सुनिए देख लीजिए, मिल गया ना। इसमें हमको नहीं लगता आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि के लिए सकल घरेलू उत्पाद, और पोषित विकास के लिए पर्यावरण, और जीवन की गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य होना जरूरी है। चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 11वां प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। UNDP द्वारा प्रकाशित करते हैं। मतलब मानव विकास रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो कौन सी संस्था प्रकाशित करेगा मानव विकास रिपोर्ट, तो UNDP, है ना, आप जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी
और विशेष रूप से लेते हैं। चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मानव विकास रिपोर्ट की बात हो रही है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात होगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में यूएनडीपी बोलते हैं, द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये हम जान गए। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? 1990 में की गई थी। क्या प्रकाशित की गई थी? मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। प्रति वर्ष प्रकाशित की जाने वाली, मतलब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि प्रति वर्ष जो है प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट जो है मानव विकास सूचांक के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। मतलब ये जो मानव विकास जो है, इस रिपोर्ट के तहत जो है मानव विकास सूचांक के आधार पर जो विभिन्न देश में जो है जैसा स्वच्छ है तो स्वच्छ के हिसाब से रैंकिंग बता देगा, है ना। मानव का विकास कितना हुआ है उस हिसाब से रैंकिंग बता देगा। ठीक है। इस सूचांक का निर्माण जो है दो अर्थशास्त्री मतलब दो गुरुजी, इकोनॉमिक के दो गुरुजी बताए। कौन कौन गुरुजी थे? एक तो अमर्त्य सेन थे जो कि भारत के थे, दूसरा थे पाकिस्तान के थे जो कि महबूब उल हक थे। कौन थे? महबूब उल हक थे जो कि पाकिस्तान के थे, और ये हमारे भारत के थे जो कि आत्म सेन थे। समझ गए? तो ये दो हमारे अर्थशास्त्री जो गुरुजी थे वो बताए थे, इसका जो है निर्माण किए थे। समझ गए ना? समझ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वें प्रश्न की अगर बात करें तो पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? मतलब टूरिज्म का बात हो रहा है, टूरिज्म का, घूमने उमने का। तो बताइए, तो वो है हमारा सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। यही कारण है। मतलब जान लीजिए कि सांस्कृतिक अखंडता ना हो, मतलब खंडित ना हो, भाई वो भी सही है। पारिस्थितिकी क्या प्रक्रिया को बनाए रखना है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे बनाए रखना है, इसको देखते हुए हम लोग को करना है ना। चलिए तो इसमें सुन लीजिए, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सांस्कृतिक अखंडता ना हो, मतलब टूटे उटे नहीं भाई, संस्कृति बना रहे, मतलब कल्चर बना रहे, और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखें, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बना रहे, अच्छे से रहे। रखते हुए क्या ध्यान रखना है कि पर्यटन भी करिए आप लोग भाई, उसे देखने जाइए, नेचर को देखने जाइए, सांस्कृतिक आधार को देखने जाइए, और इन पर्यावरण प्रबंधन करना, मतलब इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए आप अच्छे से ध्यान से जाइए, घूमिए फिरिए, ऐश मौज कीजिए, सब कीजिए, लेकिन हमारे संस्कृति और पर्यावरण को ध्यान में रखिए, है ना। यही होता है ना, आप जहाँ जिस जगह पे हैं वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखिएगा कि नहीं रखिएगा, अपने कल्चर को ध्यान रखिएगा कि नहीं रखेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं रखेंगे तो देखिए इतनी गर्मी आ रही है, ये सिर्फ यही प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, है कि नहीं। जैसा मान लीजिए हम पेड़ काट रहे हैं, उस हिसाब से गर्मी है, पेड़ लगाएंगे गर्मी बचाएंगे, तो अपना कर्म अपना फल। तो याद रखना है, ये लेक्चर बकवास दे दिया मैंने, सिर्फ ध्यान रखना है जो कर्तव्य करते हैं वो पूर्ण होता है, ये निश्चित है, ठान के देखिए आप लोग। 13वां प्रश्न की अगर बात करेंगे, थोड़े से इसे जूम कर देता हूं, धुंधला दिख रहा होगा, अब नहीं दिखेगा, है ना। चलिए 13वें प्रश्न की अगर बात करेंगे तो किसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी, मतलब सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझाया जाएगा? तो ये होगा डी नंबर, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर होगा। तो समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर होगा, यही बताया गया है। अब कैसे बताएंगे और डिटेल तो सुनिए, यहाँ पे सुनते चलिए। तो सुनिए कि सामाजिक पूंजी से तात्पर्य है, मतलब है कि किसी समाज में रहने वाले लोगों के मध्य, मतलब बीच में आपसी आपसी विश्वास होना चाहिए, मतलब विवाद नहीं होना चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए, साझा मूल्य हो, मतलब एक दूसरे से पार्टनरशिप हो, और साझी पहचान हो, एक दूसरे से मेलजोल करिए, एक दूसरे से धन को आदान प्रदान करिए, एवं परस्पर सहयोग हो, एक दूसरे का मदद होना चाहिए की भावना से है, ताकि समाज सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। क्या रूप से? सुचारू रूप से। क्लियर हो गए? मतलब मिलजुल के काम करेगा ना जी। चलिए अब बात करते हैं 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है? तो 14 प्रश्न यही है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग
अग्रसहित करता है। अग्रसहित करता है मतलब होता है उपरोक्त में से सभी करता है। कैसे करता है? तो संसाधनों का समुचित प्रयोग करेगा भाई, उत्पादकता में वृद्धि करेगा, कुशलता में वृद्धि करेगा। मानव पूंजी का मतलब ये है ना कि आप कुशलता रूप से ग्रोथ कीजिए, उत्पादकता में ग्रोथ कीजिए, संसाधनों का समुचित रूप से प्रयोग कीजिए, जो हमारा संसाधन है उसका प्रयोग करिए अच्छे से। और सुनिए, मानव पूंजी का मतलब ही होता है कि मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य शामिल होते हैं। मानव है तो भाई ज्ञान तो होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, स्वास्थ्य होना ही चाहिए। और सुनिए, जिन पर क्या बात करते हैं? जिन पर लोग अपने जीवन भर निवेश करते हैं, वही तो हो गया हमारा मानव पूंजी। मानव पूंजी में और जान लीजिए, मानव पूंजी में विनियोग उत्पादकता में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे उन्हें समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का अनुभव करने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद मिलती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो वो जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी 2011 से लेके 12 तक जोड़ा गया था। 2011 से 12 के ही हिसाब से चल रहा है ना, हम पढ़ते भी आ रहे हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2011 और 12 में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय शामिल किया गया था। इसी के माध्यम से जो विकास होता है उसकी हो गई थी, और आपका जलवायु परिवर्तन जो हो रहा था उसमें भी जो है सम्मिलित किया गया था, इसी में सम्मिलित किया गया था, इसी सर्वेक्षण के हिसाब से, है ना। चलिए, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो वो है हमारा समपोषणीय ये विकास है। सतत विकास या समपोषी विकास से अभिप्राय है। तो अभिप्राय है क्या, मतलब क्या है? तो देखिए, सतत विकास या समपोषी विकास एक ही है। से अभिप्राय ऐसे विकास से है, एक ऐसा विकास से है जो भावी पीढ़ियों, मतलब भविष्य की पीढ़ी की बात हो रही है, पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, मतलब भावी जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता के जो है उसमें जो समझौता नहीं करने किए बिना, बिना समझौता के वर्तमान आबादी की आवश्यकता की पूर्ति करे, यही हो गया सतत विकास। सतत विकास की अगर बात करें, सतत विकास या समपोषी विकास शब्द का वास्तविक अगर रूप देखें तो विकास वर्ग, मतलब इसका जो वास्तविक रूप से अगर जो विकास हुआ था, इसका समय अगर पूछेगा आपको तो वर्ष 1987 में बता दीजिएगा। और ये कहाँ हुआ था, कौन से रिपोर्ट में? तो ब्रेटलैंड आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से हुआ था, जो कि क्या था रिपोर्ट में कि हमारा साझा भविष्य के साथ हुआ था। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग 17वां प्रश्न की, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक की अगर बात करेंगे कि गणना में निम्नलिखित में से किस आयाम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये लैंगिक विकास का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो आयाम है ये गलत है। लैंगिक विकास ये मतलब नहीं, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, भौतिक गुणवत्ता से नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि PQLI जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक की अगर बात करें, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहिए, क्या कहिएगा? लाइफ इंडेक्स कहिएगा, PQLI कहिएगा, को वर्ष 1976 में 1976 में मॉरिस डी मॉरिस ने प्रस्तुत किया था। कौन किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस ने क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। क्या प्रस्तुत किए थे? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक, जिसे PQLI बोलते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, किसके अंतर्गत? PQLI के अंतर्गत हम अगर बात करें, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अगर बात करें, तो इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के मापन के लिए तीन आयाम कौन? मौलिक साक्षरता, मौलिक रूप से साक्षरता, जीवन जो है प्रत्याशा, ठीक है, तथा शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों हो जाता है। इस सूचांक में विभिन्न देशों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर जो है 0 से 100 तक जो है सूचांक प्रदान किए जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अंतर्गत
जो है नहीं शामिल किया जाता है। तो नहीं शामिल किया जाता है तो वो है तकनीकी ज्ञान की बात हो रही है। तकनीकी ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान की बात है, इसमें शामिल नहीं है। तो सुनिए, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, मतलब सीपीआई, प्रति व्यक्ति आय सीपीआई, सॉरी पीसीआई, सॉरी यहाँ पे मैंने भी क्या बोलता हूँ, पीसीआई, है ना, में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। दीर्घकालिक रूप से वृद्धि होती है, बड़े स्तर पे वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, परंतु इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों तथा उनके आय के वितरण की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब उनकी जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो व्यक्ति हैं, उनके आय का वितरण जो होता है, उनका असमानता नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब असमान नहीं होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। ठीक है? आर्थिक विकास का संबंध है मानव पूँजी में। मानव पूँजी में वृद्धि, असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तनों में से है। मतलब संरचनात्मक परिवर्तन से है, ये माना जाता है। ठीक है? परिवर्तन से है, जिसने मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तकनीकी ज्ञान जो है आर्थिक विकास के निर्धारण में गैर आर्थिक कारकों के निर्धारण में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो तकनीकी ज्ञान है, वो आर्थिक विकास के निर्धारण में जो आर्थिक है, आर्थिक कारकों का निर्धारण करता है। समझ गए? तो ये सब जो है कॉमन था, ये पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। जो प्रति व्यक्ति आय मतलब पीसीआई की बात करेगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।